हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10 का यानी कि जो ये चैप्टर 10 है ये आखिरी चैप्टर है। आज हम इसका स्टडी करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे संविधान का राजनीतिक दर्शन। देखिए, आप सभी को पता है कि संविधान जो है कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, ठीक है। और ये जो अवधारणाएं हैं ना, इन अवधारणाओं की व्याख्या जो है हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि संविधान में जो व्यवहार किए गए हैं, जैसे अधिकार हो गया, नागरिकता हो गई, अल्पसंख्यक हो गया, लोकतंत्र, यानी कि इनसे जो है संबंधित जो भी संभावित अर्थ के बारे में ये जो है सवाल करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संविधान की जो भी बुनियादी अवधारणाएं हैं वो इनकी व्याख्या से मेल खाती हों, और संविधान का निर्माण जो है ना, जिन बुनियादी आदर्शों के बुनियाद पर हुआ था उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। यानी कि आप ये देख लीजिए कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो है ये बता सके हम कि आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है, और उसमें आगे क्या सुधार किया जाना है ना। और किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि ये जो मूल्य है, ये जो वैल्यू है, वो जो है कितनी सही और सुसंगत है। और इसके बगैर तो जो है संविधान का निर्माण पॉसिबल नहीं है ना, एकदम अधूरा रह जाएगा। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, प्रीवियस पार्ट में हमने जो है क्या क्या चीज़ें देखी हैं। हमने इस पुस्तक में अभी तक हमने जो है संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया है। पिछले 69 वर्षों में जो है प्रावधानों ने कैसे काम किया, हमने इस बात का भी अध्ययन किया है कि संविधान कैसे बना। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की ज़रूरत क्यों महसूस की? अब देखिए, उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? और इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों पर तो ज़रूर हुआ है, कई बार मैंने भी बताया है। अब ये पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की जो गहरी परीक्षा है वो करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ठीक है। और इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि हमने जो संविधान अपनाया है वो है कैसा, ठीक है। और इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं? जो हमारा संविधान है इसका मोटिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या इसके उद्देश्य के साथ कोई नीतिबोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है भी तो क्या नीतिबोध स्वयं में क्या है, ठीक है। और हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, और इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हम इसके माध्यम से देखेंगे। और जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या जान जाएंगे, आप देख लीजिए। पहली चीज़ हम ये जान जाएंगे कि संविधान में अंतर्निहित यानी कि संविधान के अंदर दर्शन को समझना क्यों जरूरी है। दूसरी चीज़ हम ये जान पाएंगे कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएँ क्या हैं। तीसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि इस संविधान की आलोचनाएँ क्या हैं। और चौथी चीज़ हम ये जानेंगे कि इस संविधान की सीमाएँ क्या हैं। चलिए देखते हैं और इन चारों प्रश्न के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो है, संविधान के दर्शन का क्या आशय है। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि संविधान मात्र एक कानून है, और कानून एक बात है, और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है, और इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक और राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। अब देखिए, ये तो सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे कानून है ना, अभी मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी भी कि कौन सा कानून है जो नैतिक मूल्य से जुड़ा हुआ है, जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है, ठीक है। आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि कोई कानून, ठीक है, जैसे आर्टिकल 14 ही ले लीजिए। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। कोई कानून भाषा और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। आप देखिए आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है? ये मोरल वैल्यूज ही तो है, ठीक है। और क्या है? ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है, मूल अधिकार है हमारा, ठीक है। तो इस तरह का कानून जो है समानता के विचार से जुड़ा है कि इनके साथ भेदभाव नहीं होगा इस आधार पे,
ठीक है। और ये कानून जो है इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को जो है मूल्यवान मानते हैं। अब इस उदाहरण से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि कानून और नैतिक मूल्य के बीच बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। और इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है ना, जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। आप चाहे वो समानता के अधिकार को ले लीजिए, चाहे स्वतंत्रता के अधिकार को ले लीजिए, धर्म एवं संस्कृति का अधिकार ले लीजिए, ये क्या है, ये जुड़ी तो हुई है मोरल वैल्यूज से, है ना। तो संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का जो नज़रिया है, इसको अपनाने की ज़रूरत है। हमें ये प्रयास करने की ज़रूरत है कि हमारा संविधान ऐसा है जो नीतिगत, जो मोरल, जो नैतिक वैल्यू से जुड़ा हुआ है। और संविधान के प्रति जो है राजनीतिक दर्शन के नज़रिए से हमारा आशय है। इसमें 3 बातें शामिल हैं। अब समझने का प्रयास करिए। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि संविधान की कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। जाहिर सी बात है कि हमारा जो संविधान है, आप सभी को पता है कि 2 वर्ष कुछ माह में जो है तैयार होके बना है। तो इसमें अवधारणाएं, इसमें कई बहसें हुई हैं, ठीक है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सारी चीज़ों पे जो है बहस हुई है लंबी तगड़ी। और इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में जो है व्यवहार किए गए पदों, जैसे कि अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, या फिर लोकतंत्र हो गया, इनके संबंधित जो है, जो भी इनसे संभावित अर्थ है, इनके बारे में सवाल करें, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे सामने ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाएं हैं, इनकी जो है हमारी व्याख्या से मेल खाती हो, ठीक है। और संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है ना, उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात ये आती है सामने कि इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात ये है कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से हम ये बता सकें कि ये आदर्श आखिर आए कहाँ से हैं और क्यों ठीक है, ठीक है, कहाँ तक और क्यों ठीक है, और आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। अभी देखिए कई संशोधन होते हैं, ठीक है, तो यानी कि हमें उसमें सुधार की ज़रूरत महसूस होती है, तभी तो संशोधन होता है, संविधान संशोधन ना। और किसी मूल्य को अगर हम जो है संविधान की बुनियाद बनाते हैं, तो हमारे लिए ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये मूल्य जो है सही और सुसंगत क्यों है। क्यों? इसके बगैर जो है ना, क्या होता है कि संविधान के निर्माण, यानी कि जब संविधान का निर्माण होता है तो किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। यानी कि संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह को दिशा निर्देशित करने का फैसला किया ना, तो ऐसा इसलिए हो सका। क्यों? क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जो है जायज़ ठहराने का, ठीक है, जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क उनके पास मौजूद थे, भले ही उनमें से कुछ तर्क पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो, ठीक है। चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनपढ़ क्यों ना हो, ये कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में जो अंतर्निहित, संविधान में जो निहित हैं, इन मूल्यों को जायज़ ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। अब देखिए, संविधान के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, इनके नैतिक तत्व को जानने के लिए, उनके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का जो नज़रिया है वो अपनाने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। और ऐसा करना जो है इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि क्या हो, ताकि हम जो हैं अपने शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं की एक कसौटी की जांच कर सके, ठीक है। अब इस चीज़ से तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि आज जो है संविधान बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है, और इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया है। आप ये देखिए क्या होता है, फूल रख देते, सूख जाता है, किताब में पड़ी रहती है। तो ऐसा संविधान नहीं है कि लिख दिया गया और उसे छोड़ दिया गया, बल्कि इस पर बार बार अदालतों में जो है बहस होती है, लंबी तगड़ी जिरह होती है, और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। और इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका हो चाहे राजनीतिक दल हो, मीडिया, स्कूल, विश्वविद्यालय में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी जाइए तो देखिए, आप जब संविधान पढ़ते हैं तो अच्छी तगड़ी बहस होती है। जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है, और कभी कभी जो है अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। अब
इसी कारण से ना ये जो बात है इसकी परीक्षा की ज़रूरत पैदा हो जाती है कि संविधान के जो आदर्श हैं अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं जो है कोई गंभीर खाई तो नहीं है। देखिए, कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं, ठीक है, और हमें जो है इन व्याख्या की आपसी तुलना की ज़रूरत पड़ती है। तो संविधान का जो आदर्श है, संविधान का आदर्श अपने आप में परम ना सही लेकिन हैसियत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मूल्यों या फिर आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो क्या होता है ना कि इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है और ये जांचने की ज़रूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है, और इनके जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या जाना। देखिए, संविधान एक कानूनी दस्तावेज होते हुए भी क्या है, नैतिक मूल्यों से यानी कि मोरल वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज हमने ये जानी कि कानून और नैतिक मूल्य के बीच गहरा संबंध है, और इस बात की जानकारी जो है हमें संविधान के राजनीतिक दर्शन से ही प्राप्त होती है। तीसरी चीज हमने ये जानी कि संविधान के व्यवहार किए गए पदों जैसे कि अधिकार हो गया, नागरिकता हो गई, अल्पसंख्यक हो गए, जो है लोकतंत्र हो गए, इनके अर्थ की जानकारी और उनमें बदलाव जो है संविधान के राजनीतिक दर्शन द्वारा ही समझा जा सकता है। चौथी चीज हमने क्या जानी कि संविधान की जो भी बुनियादी अवधारणाएं हैं इनको समझने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। पांचवी चीज हमने ये जानी कि इसमें जो है निहित नैतिक तत्वों को जानने के लिए और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए इसके प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आगे है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। अब देखिए, पहले अध्याय में हमने जो है संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की ज़रूरत के बारे में पढ़ा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, और हाँ, संविधान के अर्थ को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप प्लीज़ विजिट करिए चैप्टर 1, 2, 3, 4। आप प्रीवियस वीडियोस पढ़ के आओगे ना तो आप ये चैप्टर है बहुत तगड़ा लगेगा, ठीक है। तो इस बात की व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का जो है एक बड़ा कारण है, यानी कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। आप देखिए, हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही जो है एक कड़ी के समान काम करती हैं, एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पे अंकुश भी लगाने का काम करती हैं। यानी कि इसमें जो है इसका मेन मोटिव है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। और जो है आधुनिक राज्य अति हद तक ताकतवर है ना, और बल का प्रयोग, दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। और यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा, आप खुद सोचो। भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, लेकिन ये बड़ी जो है आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती हैं, ठीक है। आज देखिए, किसान आंदोलन 1.5 साल 2 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान के विपक्ष में 3 बिल लाए गए हैं। तो ये क्या है, ये निरंकुशता का ही तो वो प्रतीक है ना। तो ये चीज़ है, बहुत सारे ऐसे बिल लाए गए हैं सरकार के द्वारा जो है जनता के विरोध में है, जनता के जो है लाभ के लिए नहीं है, ठीक है। तो राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य जो है कुछ व्यक्ति और समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हमें जो है सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, ठीक है। और जो संविधान के ये बुनियादी नियम है ना, ये प्रदान करता है, राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है, ठीक है। और संविधान जो है हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। यानी कि इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है, ठीक है। और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने इन दोनों बातों पर अच्छी तरीके से समझते थे। उनका कहना क्या था ये भी सुन लीजिए। उनका कहना ये था कि संविधान सभा की मांग जो है पूर्ण आत्मनिर्णय के सामूहिक मांग का प्रतिरूप है। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी जो संविधान सभा है, इनको ही जो है बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे, नेहरू की दलील ये भी थी, नेहरू का कहना ये भी था कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों
या फिर जो है योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि ये स्वयं में जो है राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत और राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को खोल से निकलकर जो है अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार सांप अपनी केचुली उतारकर एक नए जो है शरीर को धारण करता है, ठीक है। और भारतीय संविधान का निर्माण जो है परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता और न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। अब इस नज़रिए में ना क्या होता है कि संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरीके से बदल कर रख देने की क्षमता है। और ये जो नज़रिया है, इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी जो है सत्तासीन लोगों की, जो सत्ता में है, इनकी शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती है, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं ना, उनका सशक्तिकरण भी करती है। आप ये देखिए 50 वर्षों से भी अधिक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन क्या हुआ, सत्ता पलटी, बीजेपी को भी आने का मौका मिला, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो क्या है, सशक्तिकरण भी करती है दूसरे दलों का, है ना। और संविधान जो है कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत भी देता है। तो क्या क्या बताया मैंने, ये सत्ता को निरंकुश होने से रोकता है, संविधान बल प्रयोग, दंड शक्ति पर राज्य के एकाधिकार की सीमा को जो है तय करता है, संविधान जो है गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है, ठीक है। और इस नज़रिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरीके से बदल रख के देने की क्षमता होती है, ठीक है। तो संविधान में क्या है ना कि संविधान में व्यक्ति को बहुत से अधिकार दिए गए हैं जो व्यक्तियों को आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने में सहायक होते हैं। आप सभी को पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, मनमानी तरीके से गिरफ्तार के विरुद्ध स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, ये सब क्या है, क्या है ये, यही तो है व्यक्तियों को आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने की जो है अधिकार। और ये दिए गए हैं, संविधान में दिए गए हैं, और ये जो है नैतिक मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें। भाई देखिए, जब जब आगे की चीज़ें होती हैं तो इतिहास को हमें देखना ही होता है, ठीक है। पीछे क्यों मुड़े, अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए ये बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखें और कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है, लेकिन राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है। क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान जो है किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। आप देखिए, आप अमेरिका के उदाहरण ले लीजिए संविधान का। वहाँ जो है संविधान जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया और उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका सा कहा जाएगा, ठीक है। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्यों, आदर्शों, अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग जो हैं संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए हैं और हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका का संविधान जो है ना 18वीं शताब्दी में जो लिखा गया वो 21वीं शताब्दी में पूरा चेंज हो गया, लेकिन उनके यहाँ बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इस वजह से चेंज हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया कि हमें जो है संविधान बिल्कुल परिवर्तित करने की ज़रूरत महसूस होती हो और हम जो है उसे परिवर्तित कर दें। ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया है। जो स्थिति तब थी आज कुछ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी तरीके से जो है चेंजेस हो गए हैं। अब देखिए, हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। अब देखिए, कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहार के पीछे जो असली बात है ना वो पृष्ठभूमि में चली गई हो या फिर जो है चेतना के पर्दे में उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे ना तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। लेकिन जब जो है संविधान व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या फिर उसकी उपेक्षा हो,
तब क्या होता है, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि ये जो व्यवहार होते हैं, ये जो बर्ताव होते हैं, इनके मूल्य और अर्थ को समझने के लिए हमें जो है संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है ना। अब जैसे एक कानून को मान लीजिए, ठीक है, कानून ले लिया, ठीक, अब जो है हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम जो है उस समय की बहसों को देखें कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पे क्या बहस हुई थी, नेगेटिव इम्पैक्ट पे क्या बहस हुई थी, क्या चीज़ कमियां है। तो वहाँ पे जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अब ये संभव है कि इस क्रम में हमें और पीछे यानी कि औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े, और इसलिए अपने संविधान के मूल्य में जो निहित राजनीतिक दर्शन है, इसको बार बार याद करना, उसे टटोलना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है क्या। बार बार राजनीतिक दर्शन टर्म आ रहा है, लेकिन ये है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही टाइम का पार्ट बनाऊंगी ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और गाइस बेनिफिशियल है आपके लिए ये चैनल, ठीक है, और चैनल बेनिफिशियल है आपके लिए, आप पढ़िए, ठीक है। और जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगी, अपना पूरा जोर लगा दूँगी आपको पढ़ाने में, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।